मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगले वाले पार्ट को पढ़ते हैं और आज डिस्कस करेंगे हम लोग बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में किस तरीके का बॉन्डिंग है, किस तरीके का इंटरेक्शन है, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और सिलेबस के अनुसार से हम लोग को यहाँ पर दो थ्योरी पढ़ना है, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आगे हायर क्लासेस में आप जाओगे तो और लिगेंड फील्ड थ्योरी भी होगा। एक चीज आप ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th में इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि अभी स्टार्ट हुआ है। और अब यहाँ के बाद में केमिस्ट्री अगर लेकर पढ़ते हो तो फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आगे एक्सटेंशन होना शुरू हो जाएगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली जो रिसर्च वर्क हो रहे हैं उसमें अधिकांश पोर्शन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड है। इसका वाइड एप्लीकेशन भी है। मेडिसिन वगैरह बनाए जाते हैं तो वो सभी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ही होते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ कंप्लीट हो रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th में स्टार्ट हो रहा है और फिर बहुत सारे नए नए कंसेप्ट जो हैं वो आगे की तरफ में बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिगेंड फील्ड थ्योरी नहीं, दो थ्योरी के बारे में बात करेंगे, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। तो फर्स्ट पार्ट आ गया हम लोगों का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसी को शॉर्ट में VBT भी कहा जाता है, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एब्रिविएशन VBT हो गया। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये टर्म हम लोग के लिए नया नहीं है। 11th क्लास का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर याद करो, वहां पर भी हम लोग दो थ्योरी पढ़े थे, एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरा वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो पहले थोड़ा सा 11th के केमिकल बॉन्डिंग का ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसी को फिर यहाँ रिलेट कर देंगे, फिर हम लोग का काम निकल जाएगा। 11th में हम लोग पढ़े थे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार से दो एटम के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से होता है, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से A और B के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो A के पास में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, B के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और ये कंबाइन कर बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक स्पेशल टाइप है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जहां कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग होता है, दोनों एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं। वहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे के पास में डिफिशिएंसी ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो वहां पर ही बात किए थे हम लोग कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज द कंपाउंड इन विच ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड, यानी कि सेंट्रल मेटल और लिगेंड के पास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो एक चीज तो तय हो गया यहाँ पर कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो सेंट्रल मेटल और लिगेंड में से कोई एक अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और कोई दूसरा अपना वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। अब लिगेंड के वाले पार्ट पर आते हैं। लिगेंड में हम लोग पढ़े थे कि न्यूट्रल और चार्ज स्पेसिस हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल, यानी लिगेंड के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो यहां से एक कंक्लूजन निकल कर आया कि लिगेंड अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो सेंट्रल मेटल अपना वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, यानी कि जहां पर उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही बताता है। इसके कई पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स है वो आपको PDF में भेज चुके हैं, तो वहां से आप देखो, उसको नोट भी कर लिए होंगे आप लोग। तो मेजर पॉइंट यह है कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देयर इज ए कोवेलेंट बॉन्ड, स्पेशली कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड। सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड
ligand provide its pair of electron and center metal provide its vacant orbital. ये अपना vacant orbital provide करता है। अब और याद करो केमिकल बॉन्डिंग का, जो भी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड किया जाएगा वो सभी आइडेंटिकल नेचर के होंगे, और आइडेंटिकल नेचर का तभी होगा जब उनमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे S में 1 ऑर्बिटल है, इसका शेप स्फेरिकल होता है, P का डबल होता है, लेकिन जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो S और P ये सभी आइडेंटिकल नेचर के होंगे, यानी कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। तो यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी यही बताता है कि सेंट्रल मेटल जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड जितना ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, वो सब के सब ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, और इनके हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार से इनके कॉम्प्लेक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इसे थोड़ा सा समझते हैं, बिल्कुल एकदम इत्मीनान से समझना, एक एक स्टेप हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, इस तरीके से आगे की तरफ में बढ़ता चला जाएगा। अब इसके बाद में फिर यहां पर 5s और 4d आएगा। इसको अगर हम लोग अरेंज करेंगे ना, ये तो अबव प्रिंसिपल के अनुसार से हुआ कि 3s से ज्यादा एनर्जी 3p का है, 3p से ज्यादा एनर्जी 4s का है, और 4s से ज्यादा एनर्जी 3d का है। लेकिन ये भी थर्ड ऑर्बिट है, ये भी थर्ड ऑर्बिट है, ये भी थर्ड ऑर्बिट है। तो जब थर्ड ऑर्बिट को एक साथ में रखेंगे तो ये 3s 3p 3d होगा। उसी तरह से फिर यहाँ 4s 4p 4d, फोर्थ में भी d ऑर्बिटल भी आएगा, f भी आएगा आगे की तरफ। अब कहता है कि अगर मान लें कि s और p इसका है फोर्थ का, और हाइब्रिडाइजेशन में अगर ये 3d इन्वॉल्व हो गए, ध्यान से समझना, अगर 4s 4p के साथ में 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो वैसे कॉम्प्लेक्स को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कब होगा आगे बताएंगे। वहीं अगर 4s 4p के साथ में अगर 4d के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, तब इन्हें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अगर 4 की जगह पर 5 रहता है तो 5s 5p और 5d इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये आउटर ऑर्बिटल। लेकिन वहीं अगर 5s और 5p के साथ में 4d का हो गया, यानी कि s और p से एक कम n-1d के ऑर्बिटल अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जहां पर आउटर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं उसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इन्हीं को इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और आउटर d ऑर्बिटल को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे जब एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे तो वहां। अब फिर से एक बार, according to valence bond theory, a coordinate bond is formed between ligand and central metal. Central metal और ligand के बीच में coordinate bond बनता है। For the formation of coordinate bond, ligand provide its lone pair electron and central metal provide its vacant and hybridized orbital. Vacant and hybridized orbital. If inner d orbital, it means n-1d orbital, participate in hybridization provided by the central metal, then the complex is called inner orbital complex. And if outer d orbital, nd orbital, यानी 4s 4p के साथ 4d, 5s 5p के साथ 5d, then the orbital is called outer orbital complex. Inner orbital complex is also called low spin complex, क्योंकि अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम लोग तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इनके मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कम होगा, इसलिए इसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और आउटर डी ऑर्बिटल में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे और इसके मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू ज्यादा होता है। ये इतना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हुआ। जितनी भी बात समझ में आएगी, जैसे जैसे एग्जाम्पल बताते जाएंगे वैसे वैसे पॉइंट जो वो क्लियर होता चला जाएगा।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेकंड पीडीएफ में आई थिंक आपको इस तरीके का एक लिस्ट प्रोवाइड किए थे, जिसमें एक तरफ सारा का सारा मोनोडेंटेट लिगेंड था, फिर दूसरे वाले पार्ट पर डाइडेंटेट पॉलीडेंटेट लिगेंड था, सेंटर मेटल था, और यहीं पर आपको एक ये पोर्शन दिख रहा होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसका यूज अभी तक नहीं हुआ, अब यहां इसका जरूरत पड़ेगा। ये उसी जगह पर डाल दिए थे, अब आज फिर से उसको एक बार देखोगे। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इसमें वो सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम एक जगह पे कर दिए, जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, जो आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन किस तरीके से देगा, कोई एक कॉम्प्लेक्स दे दिया, सपोज मान लीजिए कि यहां कॉम्प्लेक्स दे दिया Cu NH3 4 2+, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, और फिर आपसे कहेगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार से इसका हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्ट कीजिए, इसका ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कीजिए, और इसके मैग्नेटिक बिहेवियर का वैल्यू निकालिए। मैग्नेटिक बिहेवियर इनके पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, और इसके मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या होगा। तो वो सारा कुछ इस पार्ट से रिलेटेड है, तो वहां आपको ये हेल्प करेगा कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में। तब जैसे ही ये बोले तो तुरंत आपके दिमाग में आया कि इसका मतलब ये इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल याद करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये याद रखना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है, लेकिन याद रखने के लिए थोड़ा सा आसान सा तरीका बताते हैं। आप लिस्ट को गौर से देखो तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कौन कौन है, NH3 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 CN CN CN, यानी कि NH3 और CN, CO को छोड़ दो जो लास्ट में है दोनों तरफ में। अगर NH3 और CN है लिगेंड के फॉर्म में तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाता है। और वहीं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में देखो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, H2 है, H2O है। आसान हो गया। यानी अगर हाइड्रोजन और वाटर लिगेंड के फॉर्म में है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर NH3 और CN लिगेंड के फॉर्म में है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। CO को अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे, वो उसमें से एक कॉम्प्लेक्स इनर में भी है, दूसरा आउटर में भी है। जब दोनों को समझाएंगे तो वहां पर क्लियर होगा। वैसे आज देंगे आपको वर्क, आप करके भी देखोगे कि हाँ क्या निकलता है, नहीं निकलता है। अभी बस इतना सा। अब आपके दिमाग में फिर आ रहा होगा कि अगर इसके अलावा कोई और लिगेंड दे दिया तो। हालांकि सिलेबस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं को याद रखोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन और अगर जानकारी चाहिए आपको तो फिर इस लिगेंड वाले नीचे में देखोगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, एक्सप्लेन करेंगे हम इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाले पार्ट में। तो इसमें देखो H2O के पहले वाले जितने सारे हैं उन सबको वीक फील्ड लिगेंड कहा जाता है, और H2O के बाद वाले H2O तक वीक फील्ड लिगेंड और H2O के बाद वाले सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं। तो H2O के बाद वाले जितने सारे लिगेंड हैं अगर वो प्रेजेंट हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और अगर स्टार्टिंग से लेकर H2O तक के जितने लिगेंड हैं वो सब के सब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। थोड़ा और आसान हो गया आपके लिए। हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अगर सिर्फ इतना याद रखते हो कि अगर NH3 और CN प्रेजेंट है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और H2O और हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और इन्हीं से हम लोग को मैग्नेटिक बिहेवियर, ज्योमेट्री, ये सब पता करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ज्योमेट्री पर आते हैं। ज्योमेट्री कोऑर्डिनेशन नंबर से भी निकालते हैं, PDF फाइल में भी आपको दे रहे हैं, वहां से भी आप देखोगे। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो तरह का ज्योमेट्री आएगा, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उनका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तब उस कंडीशंस में वो स्क्वायर प्लेनर होगा, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तब उस कंडीशन में वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा। 5 में चाहे वो DsP3 हो या sp3d हो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही होगा, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में D2sp3 हो या sp3d2 हो, ऑक्टाहेड्रल ही होता है। यानी कि 4 वाले में हाइब्रिडाइजेशन डिफर करता है तो ज्योमेट्री भी डिफर कर जाएगा। हम 2-3 एग्जांपल बताएंगे।
फर्स्ट वाले में मे भी थोड़ा सा आपको डाउट लगे, सेकंड वाले में बताते बताते आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ किस तरीके से करना है। जैसे पहले इसी वाले एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CuNH3 2+, और ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आपको बताना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, ज्योमेट्री कैसा होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा। आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि इसमें सेंट्रल मिडल कौन है। बिल्कुल सिंपल, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर में जो पहला एलिमेंट आएगा उसको सेंट्रल मिडल कहेंगे। तो यहाँ सेंट्रल मिडल कौन सा आ गया? Cu यानी कि कॉपर। अब इस सेंट्रल मिडल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो X हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं X NH3 के लिए आ गया 0 × 4 इज इक्वल टू +2, क्योंकि इसके ऊपर में चार्ज 2+ दिया हुआ है। इट मींस X इज इक्वल टू +2। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हुआ। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आर्गन 4s2 3d9। अब थोड़ा सा 11th याद कीजिए। 11th में हम लोग पढ़े थे कि D4 और D9 नहीं होता है। अगर D4 रहा तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा D5 में, और अगर D9 रहा तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको D10 में। यानी कि अगर आप 4s2 3d9 लिख रहे हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका गलत हो जाएगा। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंज हो जाएगा? D9 की जगह पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था? 3d10, और 4s2 की जगह पर 4s1। ये 11th में डिस्कस किया हुआ है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल के बारे में। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज करोगे। अरेंज करने का मतलब ये 4th ऑर्बिटल है, ये 4th ऑर्बिट का है, ये 3rd ऑर्बिट है, तो 3rd ऑर्बिट को पहले रखिए। यानी यहाँ आ गया आर्गन 3d10 एंड 4s1। अब Cu2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 2+ ही क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू कितना आया है? +2। तो यहाँ 2+ का मतलब हुआ इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 3d9। ये इनका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में इनका एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बना। तो एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम में आ जाएगा आर्गन 3d है, तो यहाँ ये d सबसे बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, यहाँ ये 4s, इस जगह पर ये बना दिए 4p। p सबसेल में 3 ऑर्बिटल आते हैं। ये हो गया 3d9 4s और 4p। इलेक्ट्रॉन फिल करो। d में 9 है तो हुम्स रूल के अनुसार से पहले सिंगली फिल्ड होगा, उसके बाद फिर इनका पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 3d9 हो गया। यहां तक किसी में भी सेल करेंगे, चाहे वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो या फिर वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो। अब इसके बाद देखना है कि ये कॉम्प्लेक्स इनर है या आउटर है। आप बताओ। NH3 लगा हुआ है। अभी बताए थे कि अगर NH3 और Cn हो तो इनर ऑर्बिटल, और अगर हेलोजन या H2O लगा हुआ हो तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में इट मींस इन Cu NH3 4 2+, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल, तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में करते क्या है, जो पहले पूरा ऑर्बिटल लिख लेते हैं। यहां आर्गन, ये 3d 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये बन गया 4s का, यहाँ 4p 3d 4s 4p।
अब इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल में क्या करते हैं? अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो ये जो आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं वैसे ही नीचे में लिखेंगे, लेकिन अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तब इसके कॉन्फ़िगरेशन को हुन्स रूल को वायलेट करते हुए लिखेंगे। हुन्स रूल अब याद दिलाते हैं। हुन्स रूल बोलता है कि सेम एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फील्ड होता है, फिर पेयरिंग स्टार्ट होता है। तो जहां इनर होगा हुन्स रूल को वायलेट करेंगे, हम लोग पेयर्ड करते हुए लिखते चलेंगे। मे भी हो सकता है कि पहले ही जैसा आ जाए, कुछ डिफर भी करे, लेकिन ध्यान ये रखना है अगर आउटर रहा तो आयन के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करेंगे, और अगर इनर रहा तो हुन्स रूल को वायलेट करते हुए पेयर करते हुए कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो अब यहाँ पेयर करते हुए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन है? 9। देखो कैसे लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये 3d9। संयोग से ये दोनों सेम आ गए, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे तो वो डिफर कर जाएगा। पहला काम ये होगा। अब दूसरा देखो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 है, इसका मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और उस 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बनने के लिए सेंट्रल मेटल अपना 4 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहा तो सेंट्रल मेटल अपना 6 वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, जहां से खाली है वहां से। तब यहां से देखो 1 उतना यहां से वैकेंट ऑर्बिटल ये सेंट्रल मेटल प्रोवाइड करेगा। तो यहां ये 4 वैकेंट ऑर्बिटल हो गए, और इसी वैकेंट ऑर्बिटल को हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, जो सेंट्रल मेटल लिगेंड को प्रोवाइड करता है। तो यहां अगर इनके हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग देखें तो यहां इनका हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आ रहा है s का 1 ऑर्बिटल और p के ये 3 ऑर्बिटल आ रहे हैं। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को कहा जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये चारों ये यहां जो देख रहे हो आप क्रॉस क्रॉस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड का है। यानी यहां पर आप लिख सकते हैं NH3 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 और ये NH3 अमोनिया लिगेंड है। अब यहां से फाइनल कंक्लूजन क्या आया हम लोगों के पास में, उसको लिख लेते हैं। यहां कंक्लूजन ये आया है कि इस जगह पर हाइब्रिडाइजेशन है कॉम्प्लेक्स का sp3 हाइब्रिडाइजेशन में सब स्मॉल लेटर से होता है, sp स्मॉल pb स्मॉल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो उस कंडीशन में हम लोग इसका ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, और इनका ज्योमेट्री sp3 है, इस वजह से टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल। अगर इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पता करना हो ये किस नेचर का होगा, तो यहां से हम इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर यहां इसके देखोगे, अगर सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहा तब उसे डायमैग्नेटिक कहा जाता है, और एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड रहा तो उसे पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो यहां पर देखिए 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। और फिर अगर मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालने के लिए कहा जाए तो मैग्नेटिक बिहेवियर में ही मैग्नेटिक मोमेंट आता है, तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू इसे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके लिए फार्मूला है √n इंटू n+2, जहां n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। तो n की जगह पर 1 डाल दोगे, तो यहां 1 इंटू 1+2, ये वैल्यू हो गया √3, और √3 के बाद में अब ये वैल्यू आ जाएगा 1.732 बोर मैग्नेट्रॉन, 1.732 बोर मैग्नेट्रॉन। ये इतना सारा इंफॉर्मेशन इससे मिलेगा। अब इस क्वेश्चन को समझाने में भी आपको लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया पूरी तरीके से, कोई बात नहीं, रेगुलर क्लास में भी आप 11th में याद कीजिए। कई क्वेश्चन वैसा था जो फर्स्ट में डाउट लगता था, सेकंड में अब क्लियर होने लगेगा, और थर्ड में 100% हो जाएगा। अगर आपको 10-20% भी समझ में आया है
पेशेंस रखिए, इसके बाद एक और एग्जाम्पल बताते हैं, उसमें और क्लियर। अब एक दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। सपोज मान लीजिए कि दिया हुआ है COH2O6 3+। यहां पर भी उसी तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार से हमें इसका ज्योमेट्री निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन पता करना है और मैग्नेटिक बिहेवियर आइडेंटिफाई करना है। जो कंसेप्ट वहां बताया था वही यहां पर याद करो। सबसे पहला काम करेंगे, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। सेंट्रल मेटल कौन है यहाँ पर? CO, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। CO का ऑक्सीडेशन नंबर X, H2O न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए 0 × 6 = +3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू कितना आ गया? +3। अब इसके बाद सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे। सेंट्रल मेटल यहाँ कोबाल्ट है, यहाँ कोबाल्ट, इनका एटॉमिक नंबर 27 है। अब एक आध चीज जो बेसिक पार्ट होता है, जिंक तक तो आपको एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। सारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप पढ़ गए, सारा कंसेप्ट पता है, लेकिन कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर ही नहीं, निकल का एटॉमिक नंबर ही नहीं पता है, तो अब आगे आप बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो बेसिक पार्ट था। तो आपको जिंक तक के मेटल का यानी कि 30 तक का एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए, जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके ऊपर में थोड़ा फोकस कीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसे ही आप चलेंगे, पहले भी बताया था आपको 11th में भी आप में से अधिकांश स्टूडेंट मेरे यहाँ 11th में ही पढ़े थे, और आप बता दें कि 12th में 11th का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन 11th के कंसेप्ट का जरूरत 12th में पड़ता है, और अब आपको धीरे धीरे महसूस हो भी रहा है। खैर कोई बात नहीं है, अगर कॉपी बचा हुआ होगा तो पलट करके आप देखिए, बिल्कुल याद आ जाएगा। कोबाल्ट का 27 है। इनका कन्फिगरेशन अगर आप लिखेंगे तो इनका कन्फिगरेशन आएगा आर्गन 4s2 and 3d7, 18 to 20 and 7 27। इनके कन्फिगरेशन को अरेंज करते हैं, आर्गन 3d7 and 4s2। अब इनका एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बना देते हैं। यहाँ आर्गन 3d, तो यहाँ पर 3d कर दी, 1 2 सॉरी कोबाल्ट के बाद में अब इसके आयन का देखो, ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आया है? +3। तो CO3+ का कन्फिगरेशन लिखेंगे। तो CO3+ यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो इनका कन्फिगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d6। अब इनका एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। आ गया आर्गन 3d 1 2 3 4 ये 5, यहाँ ये 3d, इसके बाद में यहाँ पर 4s, फिर यहाँ 4p और फिर 4d। 4d भी इसलिए लिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2sp3 भी हो सकता है और sp3d2 भी हो सकता है। जहां इसके पहले वाले क्वेश्चन में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर था, तो या तो हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होता या sp3 होता, यानी कि बाद में d नहीं आ रहा था, इसलिए उसको लेकर नहीं चले थे। तो यहाँ 2 3 4 5 ये 3d है, 4s 4p और 4d। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 1 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया आयन का कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉम्प्लेक्स में आते हैं। इन COH2O6 3+। अब आप बताओ ये इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल? फिर से अगर NH3 और CN लिगेंड के रूप में काम कर रहा है तब वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और अगर हैलोजन और H2O लिगेंड के रूप में है तब वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो यहाँ लिगेंड H2O है, इसका मतलब आउटर ऑर्बिटल होगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस बताया? बताया कि पहले ऑर्बिटल का वैकेंट ऑर्बिटल बना, तो यहां आर्गन, ये 3d 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, फिर 4s, फिर यहां पर आ गया ये 4p और फिर इस जगह पर है ये 4d। 3d6 4s 4p और 4d। अब अगर इनर रहता तो इस 6 इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करते हुए लिखते, यानी 2 2 2, यही तक में कंप्लीट हो जाता। और अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो इनके कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, यानी जैसे है वैसे यहां लिख देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 1 6। फिर से यही मेन पार्ट है। अगर ये इनर रहता तो इस 6 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए यहां हम लोग पेयर करके लिखते हैं, इसको मिटा करके समझा रहे हैं। अगर ये इनर रहता तो ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे पेयर करके लिखते हैं और फिर यहां से हाइब्रिडाइजेशन के लिए इन्वॉल्व होता। लेकिन अगर आउटर ऑर्बिटल है तो जैसे ये कॉन्फ़िगरेशन है वैसे ही रहेगा, इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करेंगे, यानी होम्स लॉ को यह फॉलो करेगा। यहां गया 1 2 3 4 5 एंड 1 6। अब यहां के बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल सेलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 एंड 1 6। ये 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, ये इन्वॉल्व होंगे। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए कौन सा आ गया, s का 1 ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल्स और d के 2 ऑर्बिटल्स, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2। अब ये पहले ही बताया था कि ये क्रॉस 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 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो लिगेंड का पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां लिगेंड है H2O 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 और H2O, ये इतना हुआ। अब इसके बाद बाकी के इंफॉर्मेशन को यहां हम लोग नोट कर लेते हैं। आपको क्या इंफॉर्मेशन मिला? इनका हाइब्रिडाइजेशन, यहां इनका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2। इनका ज्योमेट्री इसका आएगा ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक बिहेवियर, यानी देखना है कि पारामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। तो अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा तो पारामैग्नेटिक, यहां पे टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पारामैग्नेटिक होगा, यानी ये पारामैग्नेटिक नेचर का हो गया। अब इसके बाद इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू निकालते हैं हम लोग, मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट इज इक्वल टू रूट अंडर n इंटू n प्लस 2। रूट अंडर n का वैल्यू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो यहां कितना है 1 2 3 4, तो 4 इंटू 4 प्लस 2, रूट अंडर 6 एंड 4 24, यानी अप्रॉक्स 4.8283। इस तरीके से करके ये बोर मैग्नेटॉन आता है, इसको आप कैलकुलेट कर लो। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। पहला वाला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था और उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना था 1, यानी कि उसके मैग्नेटिक बिहेवियर का वैल्यू कम था, मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कम था, वहां 1.732 था। और इस आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हाई है, इसलिए इसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये सेकंड एग्जांपल था, फर्स्ट वाले से थोड़ा बेटर हुआ होगा यहाँ पे। और बताते हैं
एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर उसी तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार से आपको बताना है कि इस कॉम्प्लेक्स यानी FeCN6 4- के केस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कैसा इसका ज्योमेट्री होगा और किस तरीके का इनका मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। स्टेप अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा, फिर से बताते हैं। पहले सेंटर मिडल का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, सेंटर मिडल का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर सेंटर मिडल आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, अरेंज करेंगे और ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। फिर ये देखेंगे कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल है। लिस्ट याद रखेंगे या लिगेंड को याद रखेंगे। अगर NH3 और Cn है तो वो इनर ऑर्बिटल होगा। हेलोजन यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन या H2O हो तो आउटर फील्ड लिगेंड होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। यहां पर सेंटर मिडल Fe है, पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर X, Cn के लिए हो गया -1 × 6 = -4, x - 6 = -4, x = -4 + 6, वैल्यू कितना आ गया +2। यानी कि यहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर पहले ही बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक जगह पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जरूरत पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इंपॉर्टेंट है और स्टार्टिंग में 2 क्लास के करीब में ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर में ही लगा दिए थे। अब इसके बाद में आयरन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहां ये आ जाएगा आर्गन 4s2 3d6। इनके कॉन्फ़िगरेशन को अरेंज कर लेते हैं। ये आ गया आर्गन 3d6 और 4s2। अब चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहां आ गया आर्गन 3d6 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हो। अब इनका एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बना। आर्गन 3d6 है, 1 2 3 4 5 4s 4p और यहां आ गया 4d। 1 2 3 4 5 3d6। बाकी का ये सब का सब वैकेंट होगा। 4p 4d। d6 में 1 2 3 4 5 एंड 1 6 गुणसूत्र के अनुसार से फिल कर दिए। अब वैकेंट ऑर्बिटल है। अब आ जाते हैं लोग कॉम्प्लेक्स पर। इन FeCN6 4- आप देखो ये इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल, क्या बताया आपको? जहां NH3 और Cn हो इनर, जहां H2O और हेलोजन हो आउटर, तो ये कौन से ऑर्बिटल में आ जाएगा? इनर ऑर्बिटल में। तो यहां लिखते हैं हम लोग इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल। इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है? इनर ऑर्बिटल में इस आयन के कॉन्फ़िगरेशन को हुन को वायलेट करते हुए, पेयर्ड करते हुए लिखते हैं, और आउटर ऑर्बिटल में इसके जो पहले में आए थे वो इसको डिस्टर्ब नहीं करते, यहां से वैकेंट ऑर्बिटल सेलेक्ट करते हैं। पहले तो ये वैकेंट ऑर्बिटल आप बना लो। तो यहां आर्गन 3d है तो 3d का 1 2 3 4 5 ये 3d के लिए हो गया। ये 4s का हुआ, फिर 4p, फिर 4d, 1 2 3 4 5 3d 4s 4p और 4d। अब चूंकि इनर है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इस 6 इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करते हुए लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी इस जगह पर होम्स रूल का वायलेशन हो रहा है।
एक्चुअली जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को इनर ऑर्बिटल की तरफ धक्का देता है, फोर्स करता है। तो जब इनर ऑर्बिटल की तरफ में धक्का देगा तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड होते हुए चलेगा। अब यहीं से अगर इनर ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम आपके पास में 1 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। जैसे अगर 5 है तो 2 2 1 होगा, अगर 6 है तो 2 2 2 सबका सब पेयर्ड हो गया, अगर 8 है तो 2 2 2 2 एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। इसलिए इनर ऑर्बिटल को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। पेयर्ड कर दी, 6 इलेक्ट्रॉन था, सबका सब पेयर्ड अप हो गया। अब इसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर देखो कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू इनका 6 है। तो जहां से खाली है वहीं से 6 ऑर्बिटल सिलेक्ट कर लिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑर्बिटल सिलेक्ट कर लिए। ये 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, यानी यहां से यहां तक के हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। अब इसके हाइब्रिडाइजेशन को देखो, ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया। स्टार्टिंग के डी का ये 2 ऑर्बिटल है तो D2, S का 1 ऑर्बिटल है S, और P के 3 ऑर्बिटल है P3। याद करो कि इसके पहले वाले में आया था हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 क्योंकि वो आउटर ऑर्बिटल था, और यहां आ गया D2sp3 क्योंकि यहां पर पहले D n-1d S और P 4 का है, लेकिन D किसका है, थर्ड का, इसलिए इसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा गया है। ये हाइब्रिडाइजेशन निकल गई। अब इसको फिर से हम लोग जैसे पहले नोट किए थे उसी तरीके से यहां पर भी हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। अब यहां पर इनका हाइब्रिडाइजेशन आएगा, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, इनका ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर। अब आप देखो इसमें कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इन सब जगह पर चूंकि लिगेंड यहां Cn था तो आप यहां Cn लिख सकते हो, Cn 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 Cn। आप बुक में देखेंगे तो क्रॉस की जगह पर एरो भी रिप्रेजेंट किया है। मेरे समझ से क्रॉस लिखिए, पता चलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन आयन का है और ये इलेक्ट्रॉन जो है लिगेंड का है। क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, आयन के इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। तो अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रहा तो उस कंडीशन में ये डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू म्यू का निकालेंगे तो फॉर्मूला है n × n+2। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 × 0 + 2, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, यानी ये डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक वैसे सब्सटेंस को कहा जाता है जो मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद में अट्रैक्शन फील करते हैं, और डायमैग्नेटिक उन्हें कहा जाता है जो रिपल्सन फील करते हैं। ये सॉलिड स्टेट वाले पार्ट में है, वहां पर पढ़े होंगे, फिजिक्स वाले सर भी बताए होंगे। तो अब हमको लग रहा है इन तीनों एग्जाम्पल के बाद में अब आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। 1-2 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कीजिए, जो लिस्ट में दिया हुआ है उसको बनाओ, फिर एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन आप बनाओ। थोड़ा सा हम हिंट्स देते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा NiCl4 है और फिर NiCN4 है। इन दोनों में कह रहा है कि इसमें से एक का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, दूसरे का स्क्वायर प्लेनर है, क्यों? अब छोड़ दो उसका। आप NiCl4 और NiCN4 उन दोनों का इसके अनुसार से बनाओ, हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल लो, ज्योमेट्री उसका निकाल लो, पता चल जाएगा आंसर कि क्यों एक टेट्राहेड्रल है और क्यों दूसरा स्क्वायर प्लेनर है। उसी तरह से किसी क्वेश्चन में कहेगा कि पैरामैग्नेटिक है और डायमैग्नेटिक है, आप बनाओ तो, और जैसे ही 2-3 क्वेश्चन आप बनाओगे क्वेश्चन का आंसर दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट कर लेगा। और उसके बाद फिर अगले वाले क्लास में, अगले वाले वीडियो में हम बताएंगे कि देख करके ही आप बता दोगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो सकता है, इसके बारे में। तो इतने का आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अगले क्लास में हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताएंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट्स का एक टर्म आया था चिलेटिंग लिगेंड के बारे में। चिलेटिंग क्या होता है, डिटेट क्या होता है। चिलेशन वर्ड आया है जॉ से, जॉ यानी कि जबड़ा,
साइड बुक में भी आप देखोगे तो वहां पर उसको इंडिकेट किया है। यानी कि अगर डाई डिंकेट या उससे ज्यादा डिंकेट वाले लिगेंड जो सेंट्रल मेटल के साथ में इस तरीके से जुड़े होते हैं, जैसे अगर ये सेंट्रल मेटल है, ये डाई डिंकेट है तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो इसको इसका चिलेशन कहा जाता है। इस इफेक्ट को इसका चिलेशन इफेक्ट कहते हैं। और वैसे लिगेंड को चिलेटिंग लिगेंड कहा जाता है, यानी कि इसमें मोनोडिंकेट नहीं आएंगे, डाइडिंकेट, ट्राइडिंकेट। इसी को इसका डिंकेट भी कहा जाता है। जैसे मोनोडिंकेट यानी कि सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, डाइडिंकेट यानी कि 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और आगे हम लोग फिर से इसके बारे में बात करेंगे जब स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पर करेंगे। अब हम लोग चैप्टर के एंड की तरफ में बढ़ रहे हैं, यानी कि 3-4 क्लास में ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ तक आप काम करोगे, कुछ प्रैक्टिस आप करो खुद से बनाने का, उतना सारा लिस्ट दिया हुआ उसमें से बनाओ। आपका होमवर्क रहा कि FeCO5 ये जो लिस्ट में लास्ट में जो कार्बन मोनोऑक्साइड का दिया हुआ है NiCO4 और FeCO5, इनका आप बनाओ, पता चलेगा कि किस जगह पर आप अटक रहे हैं। और अगले वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इस जगह पर इसको क्यों रखा गया, ये दोनों जगह पर CO ही है, तो एक को इनर में और दूसरे को आउटर में क्यों रखा है। लेकिन आप एक बार पहले बनाओगे, पहले आप इसमें से किसी दूसरे का बनाओगे और लास्ट में इन दोनों को बनाओगे कार्बन मोनोऑक्साइड वाले को। ये न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं होता है। आज यहीं तक, थैंक यू।